और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या का मामला है। सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी की पोस्ट वायरल हो रही है। हनुमानगढ़ एसपी ने इस पोस्ट को फेक बताया है। हर एंगल से फिलहाल इस हत्याकांड की जांच कर रहे हैं। वहीं अभी किसी भी गैंग ने इस पर जिम्मेदारी नहीं ली है, यह एसपी का कहना है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं संगरिया में गोली मार करके कारोबारी की हत्या की गई थी और यह मामला सामने आया था। ये तस्वीरें भी सामने आई थी। आपको बता दें, दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या का मामला है। सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी की पोस्ट वायरल हो रही है। मनीष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी है अभी तक? हालांकि एसपी कह रहे हैं कि इस मामले में अभी तक किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है, हालांकि सीसीटीवी फुटेज जरूर सामने आया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज संगरिया के धान मंडी के अंदर दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या करने का एक मामला सामने आया था, उसी को लेकर एक सोशल मीडिया के ऊपर हत्या की जिम्मेदारी लेने को लेकर आरजू बिश्नोई नाम की आईडी का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद में जो लगातार हनुमानगढ़ एसपी है उनसे बात की गई, उनसे जानकारी जुटाई गई कि इस पोस्ट के अंदर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनसे जुड़े हुए जो आरजू बिश्नोई है उन्होंने इस हत्या की जिम्मा लिया। जिसके बाद में हनुमानगढ़ एसपी ने इस बात को खंडन करते हुए बोला कि इस तरह का जो ये पोस्ट है ये पूरी तरह से फेक है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जो हत्यारोपित है उनकी तलाश के अंदर, उनकी पहचान के अंदर जुटी हुई है और इसके अलावा हनुमानगढ़ पुलिस जो है इस पूरे हत्याकांड की हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो इस तरह के गैंग्स हैं या कोई स्थानीय स्तर के ऊपर जिस तरह की बातें आ रही है। हनुमानगढ़ एसपी ने बताया कि ये जो पोस्ट है पूरी तरह से संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि ये घटना के करीब 8-9 घंटे बाद में ये पोस्ट किया गया है। अभी जो पुलिस है वो हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा जो आरोपी है उनकी तलाश के लिए कई टीमें जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर रवाना की गई है और जो इसके अलावा क्षेत्र के जो सीसीटीवी है, घटना के जो आरोपी जो भागे हैं उसका जो वे है उसके अंदर पुलिस लगातार सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि उनका जो पूरा रूट है ये पता किया जा सके, क्योंकि संगरिया जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर लगा हुआ है। इससे पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की सीमा छूती है। तो यानी कि वायरल पोस्ट को लेकर के एक तो खंडन किया है, दूसरा इस मामले को लेकर जो सीसीटीवी सामने आया उस पर जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया मनीष इस पर जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है। 10,000 पदों पर भर्ती के लिए 13 और 14 सितंबर को परीक्षा है और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। इस बार परीक्षा 3 पारियों में हो रही है, जिसमें पहले दिन 1 और दूसरे दिन 2 पारियों में परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और सरकारी पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। वहीं परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई थी। एडीजी भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा है कि आरएसी महिला बटालियन अमृता देवी कालीबाई और पद्मिनी देवी के कुल 1500 पदों और पुलिस दूरसंचार के 1469 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से कवर किया गया है। इस बार हर एक परीक्षा केंद्र में सुपरिटेंडेंट के कमरे में पहली बार एआई टूल का भी इस्तेमाल हो रहा है। भाई 12 और 13 सितंबर को राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है, लेकिन परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की एक और परीक्षा उनको देनी पड़ रही है और वो है पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले सफर की परीक्षा। जी हां, परीक्षार्थियों के सेंटर 800 किलोमीटर दूर तक दिए गए हैं, जिससे सफर करने की तैयारी और जद्दोजहद में नौजवान परेशान नजर आ रहे हैं। अब तक प्रदेश में होने वाली दूसरी भर्ती परीक्षाओं में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली राजस्थान पुलिस की खुद इस बार परीक्षा है। दरअसल 10,000 कांस्टेबल के पद हैं, इन पर भर्ती परीक्षा हो रही है और उसके लिए प्रदेश के सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए, उनके लिए जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। ये जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड का नज़ारा है, लेकिन ये अभ्यर्थी कहीं से आए नहीं है, बल्कि ये यहाँ से परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ सेंटर? हनुमानगढ़ बीकानेर जा रहे हैं। बीकानेर और हनुमानगढ़ के लोग हैं। हम भरतपुर से आए हैं। यूपी राजस्थान पुलिस का पेपर है कल का। एक तो सरकार ने पहले से ही एग्जाम सेंटर उत्तर का दक्षिण और पूर्व का पश्चिम में दिया है, जिससे छात्रों को बहुत अधिकारी कह रहे हैं कि नकल रोकने के लिए किया है। तो नकल रोकने के लिए ये थोड़ी है कि आप सेंटर 500 मीटर चलो नकल रोकने के लिए दिया, तो अपनी सुविधा भी। बसों की क्या व्यवस्था है? बसों की 1 घंटा हो गया, बीकानेर के लिए जा रहे हैं, बीकानेर के लिए बस ही नहीं है। बोल रहे हैं 10 बजे की बस है एक लास्ट, और ये सारे बच्चे वो भी अभी लगी नहीं है। हम सुबह हम यहाँ से 1-2 घंटे हो गए तब से बस ही नहीं आई है।
और बसों में क्या आप लोगों का टिकट लगेगा? अभी टिकट नहीं लगेगा, वो तो फ्री है। लगेगा। कौन सी के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ रहा है क्या? जनरल ड्यूटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक ही एग्जाम होगा? एक होगा। क्या क्या है एग्जाम में? खास बात बताओ, क्या तैयारी है? तैयारी क्या है एग्जाम में? क्या 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 है है? राजस्थान जी के मैं तो रीजनिंग जी सबकी मारा था। कितनी देर का पेपर होगा? 2 घंटे का। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। कितनी बजे पहुंचना है आप लोगों को? वहाँ पे अब देखो, एक तो 13 तारीख का एक्जाम है जो लगभग 3 बजे से और 4 बजे के बीच में, और एक 14 को होगा वो सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में। तो एक दिन इसीलिए तो हम एक दिन पहले आए, लेकिन एक दिन पहले भी बसों के इंतजाम नहीं है। मोबाइल और गैजेट अलाउ नहीं है, लेकिन आप लोग तो ये चेन पहन के जा रहे हो। वो तो वहाँ एग्जाम जमा कर देंगे, वो तो पेपर सेंटर से बाहर खोल देंगे सब कुछ। तो आप सब लोग बीकानेर और हनुमानगढ़ के? बीकानेर हनुमानगढ़ वाले। कितने अभ्यर्थी हो? कितने अभ्यर्थी हो आप? कम से कम अभी 50 150 है। एक बस की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? लगभग 60-70 तो है कम से कम। ये आ जाओगे। और आपने देखा कि कुछ जगह सरदार शहर की जो बस है उसकी तरफ भी दौड़ लगाते हुए आपने देखे, लेकिन ये अभ्यर्थी जो हैं वो कह रहे हैं कि बसों की संख्या कम है, तो ऐसे में लगता है कि राजस्थान रोडवेज को बसें और बढ़ानी पड़ेंगी। हालांकि 2 दिन की परीक्षा है, कल है और परसों है। कल की जो परीक्षा है वो दोपहर की पारी में, उसके लिए बीकानेर हनुमानगढ़ के ये अभ्यर्थी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों में समय को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। जैसा आपने सुना अभी कि 1 घंटे पहले एंट्री शुरू होगी, एक अभ्यर्थी ने कहा, लेकिन एंट्री 90 मिनट से ज़्यादा पहले शुरू हो जाएगी और बायोमेट्रिक स्कैनिंग भी होगी। आप कहाँ से आए हो? अलवर से। कहाँ जाओगे? बीकानेर है आपका भी सेंटर? तो अलवर से बीकानेर की नहीं थी बसें वहाँ पर? नहीं है, अलवर से बीकानेर की बस नहीं थी। ज़्यादा बोल नहीं रहे अभ्यर्थी, लेकिन फिजिकल की परीक्षा बाद में होगी, उससे पहले एक रिटर्न होगा और उस रिटर्न से पहले उनके सफ़र की परीक्षा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। तो कांस्टेबल की परीक्षा है, लेकिन उससे पहले ये एक छात्रों की परीक्षा थी। लेकिन अब पुलिस की अग्नि परीक्षा कैसे है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो जरा देखिए कि कांस्टेबल परीक्षा में कैसे ये पुलिस की अग्नि परीक्षा है, ये इसको जरा बताते हैं आपको, क्योंकि पुलिस की इस मामले को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं। इसमें एग्जाम सेंटर पर स्मार्टफोन पूरी तरीके से बैन रहेगा। सुपरिटेंडेंट भी अब कीपैड फोन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो भी किसी भी तरीके के स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अक्सर पेपर लीक या फिर नकल मामले को लेकर स्मार्टफोन की भूमिका दिखाई देती है, ऐसे में सबको बैन कर दिया। सेंटर के अंदर केवल 2 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी मदद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी से कवर रहेंगे, ये इसमें चौथा पॉइंट दिया। वहीं पुलिस मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। सीसीटीवी कैमरों की हर एक तस्वीर वहां पर देखी जा रही है और अभ्यर्थियों की तस्वीर 2 चरणों में जांच की जाएगी, यानी कि 2 चरण में आपकी जो फोटो है वो जांच की जाएगी। उसके बाद बायोमेट्रिक जांच के बाद ही आपको परीक्षा केंद्र में एंट्री मिल सकेगी। तो ये यहां पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा बायोमेट्रिक जांच के बाद ही ये परीक्षा में एंट्री की बात सामने आ रही है। वही सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं ताकि कोई भी अगर आसपास भी अगर कोई फोन का इस्तेमाल कर रहा हो तो वहां पर नेटवर्क काम ना करे। ट्रेजरी रूम पर हथियार बंद गार्ड तैनात किए गए हैं और परीक्षा सामग्री की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि उसमें कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो यानी कि ये कई स्तर पर अलग अलग परीक्षा है जो कि फिलहाल पुलिस प्रशासन के लिए भी है और छात्रों के लिए भी है। वहीं अब जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है और लिपिक भर्ती परीक्षा 2022 में बड़ी कार्रवाई हुई है। ब्लूटूथ के जरिए नकल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस ने राकेश जाखड़ और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। दोनों ने ब्लूटूथ के जरिए पेपर में नकल की थी और दोनों पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे। दोनों ने 5 लाख रुपए में सौदा तय किया था। राकेश जाखड़ उदयपुर में पोस्टेड था और गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 8 महीनों से फरार चल रहा था। वहीं ओम प्रकाश ब्यावर में पोस्टेड था और 7 महीने से फरार था। दोनों ने मुख्य आरोपी पौरव कालेर से नकल कराने के लिए 5 लाख रुपए में सौदा तय किया था और परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए इन दोनों की मदद की गई थी, जिसके बाद इनकी नौकरी लगी थी। अब जरा आपको दिखाते हैं कि आखिर ब्लूटूथ के जरिए कैसे 2 शख्स बाबूजी बन गए। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं।
दरअसल एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है और एसओजी ने कार्रवाई करते हुए ब्लूटूथ के जरिए ये खुलासा किया कि कैसे ब्लूटूथ के जरिए नकल की गई थी। दरअसल नकल के जरिए इन लोगों ने सरकारी नौकरी पाई थी और नौकरी पाने वाले 2 कर्मचारी अब गिरफ्त में आ चुके हैं। रामप्रकाश जाट और सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे और आखिरकार एसओजी ने उन्हें दबोच लिया है। कनिष्ठ न्यायिक सहायक परीक्षा 2022 परीक्षा में संगठित रूप से नकल गिरोह का हाथ बताया जाता है और इसमें पौरव कालेर का नाम सबसे ऊपर था। पौरव कालेर ने ब्लूटूथ से नकल करवाई। दोनों से 4-4 लाख रुपए में ये पूरा सौदा तय हुआ, बड़ी रकम ली और नकल माफिया ने नौकरी का रास्ता इनके लिए आसान बना दिया। लेकिन अब पूरा खेल उजागर हो चुका है, सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि नौकरी का मौका आखिर 4 लाख में कैसे हुआ ये सौदा। दरअसल 12 और 19 मार्च 2023 को यह परीक्षा हुई थी, जिसमें सुनील ने 12 मार्च हनुमानगढ़ में परीक्षा दी थी। हनुमानगढ़ का एक सेंटर था जहां पर यह परीक्षा दी गई थी। पौरव कालेर ने ब्लूटूथ के से जो है जवाब बताए थे, जो सवाल थे उनके जवाब ब्लूटूथ के जरिए बताए गए। दोनों के बीच में 4 लाख रुपए में यह सौदा तय होता है। परीक्षा पास करने के बाद दोनों की नौकरी लगी। सेशन कोर्ट में सुनील बिश्नोई काम करता था। वो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। तो आपने ये समझा कि नौकरी का रास्ता कैसे ये पूरा गिरोह साफ करता था और पैसों के जरिए कैसे इनकी नौकरी लगाई जाती थी। लेकिन अब आपको आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इस पूरे नेटवर्क की जांच भी हो रही है और कुछ लोग तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन और कितने गुनहगार हैं जिन तक पहुंचना बाकी है, जरा वो भी आप जानिए। दरअसल पहले ही गिरफ्त में नकल माफिया पौरव कालेर आ चुका है। इसके बाद रामप्रकाश और सुनील की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरोह के नेटवर्क की गहराई से अब जांच की जा रही है। हर एक पहलू को तलाशा जा रहा है। गिरोह से जुड़े हुए और भी नाम अभी इस जांच में सामने आ सकते हैं। जांच के बाद कई खुलासे होने की संभावना भी बताई जा रही है। लंबे समय से ये दोनों शख्स फरार बताए जा रहे हैं। एसओजी की टीम के मुताबिक आरोपी सुनील बिश्नोई हनुमानगढ़ के अंदर तैनात था और पिछले 6 महीने से फरार था। वही रामप्रकाश जाट उदयपुर में पोस्टेड था और 7 महीने से यह फरारी काट रहा था। तो यह पूरा मामला इस तरीके से सामने आया। वही अजमेर में दुनिया के 7 अजूबों को गिराया जा रहा है। जी हां, ताजमहल, आईफिल टावर, ये सब अजमेर में भी थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए ताजमहल सहित 7 अजूबों को गिराया जा रहा है। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर इनको बनाया गया और 7 वंडर्स पार्क में 7 अजूबों को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे तक आईफिल टावर को क्रेन की मदद से कर्मचारी वेल्डिंग मशीन से काटते और उसको उठाते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो स्मार्ट सिटी परियोजना अजमेर का मुख्य आकर्षण होने वाला था, अब वो दूसरी वजहों से सुर्खियों में है। अब यहाँ बने ताजमहल और आईफिल टावर भी कभी दिखाई नहीं देंगे। दरअसल अजमेर में आना सागर झील के पास स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 7 वंडर्स का निर्माण किया गया था। 2023 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। आना सागर झील के बिल्कुल पास स्थित इस पार्क में लोग दुनिया के सभी 7 अजूबों को एक कैंपस में देख सकते थे। लेकिन आज इन सभी 7 अजूबों को गिराने की कार्रवाई हुई। नियमों का उल्लंघन करके बनाए जाने की वजह से इन्हें गिराया जा रहा है। जब इस 7 वंडर का निर्माण शुरू हुआ था, तभी इसके स्थान को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। लेकिन तब भी अजमेर के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया था। ये मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का उदाहरण तो है ही, साथ ही लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है। तो अजमेर में क्या हुआ ये आपने जाना। 7 वंडर्स पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दरअसल आना सागर झील के वेटलैंड में ये 7 वंडर्स पार्क बनाया गया है और मास्टर प्लान की अवहेलना का इसमें आरोप लगाया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि 2023 में एनजीटी की भोपाल बेंच में इस मामले को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर निर्माण को चुनौती दी गई थी। 7 वंडर्स पार्क से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यह इस याचिका के अंदर बताया गया था। एनजीटी का 2023 में निर्माण हटाने का आदेश भी सामने आया। सरकार ने एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
अधिकारियों का कोर्ट में तर्क यह रहा है कि पार्क शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और आपको यह भी बता दें कि यह पिछली यानी कि अशोक गहलोत सरकार में यह 7 वंडर्स पार्क बनाया गया था। निर्माण में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा गया, यह उस दौरान बताया गया था। कोर्ट के सामने यह दलील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि आपने सुंदर निर्माण बनाया है तो इसकी एवज में आप नियमों की उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। निर्माण में क्योंकि नियमों का उल्लंघन किया गया है, कोर्ट ने 2025 में सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। एनजीटी के आदेशों का पालन करने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। लेकिन अब आपको आगे बढ़ते हुए जरा बताते हैं कि आखिर ये 7 वंडर्स पार्क है क्या, जरा इसके बारे में भी आप जानिए। दरअसल 7 वंडर्स पार्क आना सागर झील पर बना हुआ एक पार्क है। इस पार्क के अंदर विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, यानी कि वैसे ही हूबहू मिलते जुलते वो 7 कृतियां बनाई गई हैं पर्यटकों के लिए, जो कि अक्सर आकर्षण का केंद्र रही हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस पार्क को निर्मित किया गया और पार्क पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वेटलैंड में निर्माण से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसको लेकर के कोर्ट ने एनजीटी को निर्देश दिए और सरकार को भी निर्देशित किया। वहीं बीकानेर में हाईकोर्ट की संभावित बेंच को लेकर विरोध तेज हो चुका है। शुक्रवार को जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालयों में वकील कार्य बहिष्कार करते हुए दिखाई दी। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट संगठन और लॉयर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जोधपुर, उदयपुर में निचली अदालतों और हाईकोर्ट में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। इन संगठनों का मानना है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो बीकानेर में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच खोलने की बात कहते नजर आ रहे हैं। अब उसी को लेकर के वकीलों में आक्रोश बना हुआ है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक जोधपुर की तस्वीर है और दूसरी उदयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वकीलों की नारेबाजी होती रही। और आप देख रहे हैं जोधपुर के अंदर जहां पर वकील लगातार उस बयान के बाद से सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आप उदयपुर की तस्वीरें भी देख रहे हैं, टायर जला करके विरोध किया जाता है और यह बताया जाता है कि कानून मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है वो ठीक नहीं है। अब उसके बाद से बवाल क्यों हो रहा है, जरा वो भी आपको बताते हैं। तो दरअसल जयपुर टू जोधपुर ये हड़ताल की वजह क्या है, जरा उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल मंत्री जी का एक बयान और उसके बाद बवाल होता है और फिर हड़ताल शुरू हो जाती है। क्या इसके पीछे की कहानी है, जरा वो आपको बताते हैं। दरअसल कोर्ट में वकीलों का कार्य बहिष्कार हुआ। जोधपुर जयपुर बेंच में वकीलों ने विरोध किया। दोनों ही बेंच में वकील हड़ताल पर रहे। बीकानेर में हाईकोर्ट की संभावित बेंच पर विरोध जताया जा रहा है। पहले भी नई बेंच खोलने की चर्चा हुई थी और तब भी वकीलों ने इसका विरोध किया था। कानून मंत्री के बयान के बाद अब विरोध तेज हो चुका है। वही बात अजमेर की है, जहां पर जलभराव नहीं बल्कि भरोसे की बर्बादी हुई है। इस आपदा की जमीनी हकीकत और टूटते हुए सपनों और प्रशासन की चुप्पी की एक कहानी सामने आई है। दरअसल अजमेर में इस बार बारिश सामने नहीं आई बल्कि यह आपदा के रूप में आई है। अजमेर से जयपुर जाने वाला यह हाईवे है, जो कि एक रास्ता नहीं बल्कि आफत बन चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये 66 फीट चौड़ी सड़क है जिस पर 3 फीट के गहरे गड्ढे बन चुके हैं। हर गुजरती गाड़ी, हर गुजरता वाहन जैसे अपनी किस्मत से टकरा रहा है। ये सिर्फ कॉलोनी की नहीं है तस्वीरें, बल्कि ये राजमार्ग की तस्वीरें हैं। पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो रहा है। हर गड्ढा एक अनदेखा हादसा बन सकता है और हर गुजरता ट्रक, हर गुजरती गाड़ी एक संभावित त्रासदी। नेशनल हाईवे 8 जहां पर ये गड्ढों का मायाजाल बन चुका है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई यहां पर फंसता है। सड़कें धंसी हुई हैं, उम्मीदें टूट चुकी हैं और प्रशासन की चुप्पी जो चीख चीख कर कह रही है कि इन गड्ढों की भरने का काम कौन करेगा। ये लापरवाही के बड़े गहरे निशान हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि इस बार जो बारिश हुई, बारिश के बाद अमूमन राजस्थान में जो सड़कों के हाल हैं वो क्या हुए हैं, वो जरा इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा तो कुछ जगहों पर अब बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। सड़कों से पानी तो उतर चुका है, लेकिन जब लोगों ने सड़कों को देखा तो वहां पर सड़क से सड़क गायब हो चुकी है। सड़क पर अब बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे।
तो चलिए अब आप जरा ये भी देखिए कि राजस्थान का जो रोड नेटवर्क है वो कितना बड़ा है। नेशनल हाईवे से जरा इसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल 10,706.340 किलोमीटर का ये बड़ा नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ। अब जरा इसमें स्टेट हाईवे की बात करते हैं। राज्य में 170 राज्य राजमार्ग हैं जिसकी कुल लंबाई 17,237 किलोमीटर की है। जरा इसके आगे बढ़ते हैं, आपको इसके आगे की कहानी भी बताते हैं। बाकी सड़कों के बारे में बात करते हैं जिसमें प्रमुख सड़कें, अन्य जिला सड़कें भी हैं, गांव की सड़कें भी इन बाकी की सड़कों में शामिल होती हैं। वही इसमें एक और चीज भी है, आप जरा देखिए मार्च 2021 तक राजस्थान का जो रोड नेटवर्क था वो क्या बताता है। दरअसल कुल सड़क की जो लंबाई है वो इसमें 2,72,959.28 किलोमीटर की थी। अब जरा एक और आपको हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो सड़क खराब हो रही हैं और हादसे इसमें बेहिसाब हो रहे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। 2025 में नुकसान का जो अनुमान लगाया गया जरा वो आप देखिए। लगभग 35,000 किलोमीटर सड़कें खराब हो चुकी हैं। कोटा में 1,000 किलोमीटर सड़कें खराब हो गई हैं। सीकर से नागौर बॉर्डर पर पैसे जो जनता के जरिए, जो टैक्स के जरिए लिए जाते हैं, वो पैसे बर्बाद हो गए। 22 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़कें बनाई गई थी वो भी अब टूट चुकी हैं। तो ये तो सड़कों के हाल। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार जो बारिश हुई है वो सिर्फ सड़कों पर आफत लेकर के नहीं आई, आम लोगों के लिए परेशानी नहीं बढ़ा रही है, बल्कि आप देखिए कितना बड़ा नुकसान का ये संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।